Yeah, good evening everyone. We are discussing sources of energy, and today we have to discuss energy from the sea. As you can see, geothermal energy and nuclear energy. So one by one we will discuss all this. To start with energy from the sea, as the name suggests कि जो सी से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है, समुद्र से, सी से, ये तीन तरह की हो सकती है मेन: टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म इज OTE। सबसे पहले बात करेंगे क्लास, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, टाइडल एनर्जी, टाइड्स। आपने हाई टाइड, लो टाइड, ये हाई टाइड के बारे में सुना होगा खासकर। होता क्या है, मून जब अर्थ के काफ़ी पास होता है तो मून सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सी के वाटर को। व्हेन मून एंड अर्थ आर वेरी क्लोजर टू वन अनदर, तो इसे हाई टाइड कहते हैं। हाई टाइड के टाइम पे बड़ी बड़ी सी लहरें, टाइड्स, वेव्स जो हैं, शोर से, किनारे से टकराती हैं। मुंबई में अक्सर ऐसा हाई टाइड के टाइम जून जुलाई में वो दिखाते हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं उधर। ठीक है, तो हाई टाइड के टाइम पे किसी को भी सी के पास टहलने नहीं दिया जाता, या वॉक करने या कोई भी एक्टिविटी करने, पूरा जो शोर होता है वो खाली करवा दिया जाता है। The rise of sea water due to the gravitational pull of the moon is called high tide, whereas the fall of sea water is called low tide. Low tide में समुद्र के पानी में कमी हो जाती है सी में, जबकि हाई टाइड में क्या होता है, सी का वाटर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है। द टाइडल वेव्स इन द सी बिल्ड अप एंड रिसीड्स, मतलब राइज और फॉल करती हैं लगभग 2 बार दिन में। The enormous movement of water between the high tides and the low tides provides a very large source of energy in the coastal areas. मतलब हम वहाँ पर डैम बना सकते हैं, पर क्लास ये वही जगह बनाया जा सकते हैं जहाँ पर सी प्रेजेंट हो, मतलब सी शोर के आसपास। होगा क्या जब हाई टाइड होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी हाई टाइड होगा क्लास, तो सी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो राइज करेगा, और जब सी के अंदर बेटा वाटर का लेवल राइज करेगा तो ऐसे टाइडल डैम बनाकर उस एक्सेस वाटर को हम रिजर्वायर में गिरा देंगे। आगे आपको पता ही है, रिजर्वायर से वो काफ़ी स्पीड से ब्लेड्स ऑफ टरबाइन पे गिराया जाएगा, जिससे ब्लेड्स ऑफ टरबाइन रोटेट करेंगे, एक शाफ्ट अटैच होगी, जैसा कि आपने हाइडल पावर प्लांट यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पढ़ा था। बाकी वर्किंग सेम ही है। तो हाई टाइड में होता क्या है, सी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिजर्वायर में गिराया जाता है, और लो टाइड के समय क्या होगा, यही एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो रिजर्वायर में था उसको वापस सी में गिराया जाता है। एम आई क्लियर? तो हाई टाइड और लो टाइड में ये आप डिफरेंस ध्यान रखना। श्रेया, कैन यू प्लीज रीड दिस पैराग्राफ ड्यूरिंग हाई टाइड? श्रेया, Alankrit, can you please read? Yes, sir. During high tide, when the level of water in the sea is high, sea water flows into the reservoir of the barrage and turns the turbines. The turbines then turn the generators to produce electricity. And during the low tide, when the level of sea water is low, the sea water stored in the barrage reservoir is allowed to flow out into the sea. This flowing water also turns the turbines and generates electricity. Thus, sea water flows in and out of the tidal barrage during high and low tides. It turns the turbines to generate electricity. The tidal energy is not likely to be a potential source of energy in future because of the following reasons. First point, there are very few sites around the world which are suitable for building tidal barrage or tidal dams. Second point, the rise and fall of sea water during high and low tides is not enough to generate electricity on a large scale. क्लास ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाई टाइड में सी में जो एक्सेस वाटर है वो रिजर्वायर में गिराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और लो टाइड के दौरान रिजर्वायर का एक्सेस वाटर दोबारा सी में गिराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहली बात तो बहुत ही कम साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में
जहाँ पर ये टाइडल बैरेजेस या टाइडल डैम्स हम बना सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो राइज और फॉल है सी वाटर का, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इससे हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करेंगे वेव एनर्जी की। वेव एनर्जी मतलब लहरें जो उठती हैं समुद्र में, उसके हेल्प से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे वेव एनर्जी कहेंगे। वेव एनर्जी का यहाँ पर सिंपल मतलब है सी वेव्स एनर्जी। आपने अगर सी देखा है तो आपने वेव्स भी उठते हुए देखी होंगी। एनर्जी फ्रॉम द सी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सी वेव्स। ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सर्फेस ऑफ सी, वेरी फास्ट सी वेव्स मूव ऑन द सर्फेस। होता क्या है, सी की सरफेस पे काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं। इन हाई स्पीड सी वेव्स के अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और यही मूविंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो सी वेव्स की वजह से हो रही है, उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके लिए हम काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हमने डेवलप किए हैं जो सी वेव एनर्जी को ट्रैप अप कर सकते हैं। उस सी वेव एनर्जी को ट्रैप करेंगे और टरबाइंस के पास ले जाके छोड़ देंगे। आगे आपको पता ही है, टरबाइंस के ब्लेड रोटेट करेंगे, शाफ्ट रोटेट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब इसके कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि एक आइडिया तो ये है कि हम सेटअप कर लें फ्लोटिंग जनरेटर्स, तैरने वाले जनरेटर हम सी में सेटअप कर लें। तो दे वुड मूव अप एंड डाउन विद द सी वेव्स, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ब्लेड्स रोटेट करेंगी और जो जनरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एक और आइडिया ये है कि इज टू लेट द सी वेव्स मूव अप एंड डाउन इनसाइड लार्ज ट्यूब्स। हम बड़ी बड़ी सी ट्यूब्स ले लें, उसमें ये हवा भर दें, और इन हवा को फिर इस एयर को ले जाके, कंप्रेस एयर को फिर हम टरबाइन के ब्लेड्स को लिफ्ट अप करने के लिए यूज करें। लेकिन ये आइडियाज अभी भी एक्सपेरिमेंटल है माय डियर स्टूडेंट्स। मॉडल्स बनाए गए हैं इन आइडियाज पर, लेकिन काफी समय लगेगा ताकि फुल साइज सी वेव एनर्जी हम डेवलप कर सकें और उसको हार्नेस कर सकें। थर्ड है ओशन थर्मल एनर्जी। बहुत लार्ज एरिया जो सी का होता है उसे ओशन कहते हैं। द वाटर, अब होता क्या, टेम्परेचर डिफरेंस होता है बेटा, क्योंकि सन जो है, जो ऊपर वाला पानी होगा उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो वो कंपैरेटिवली गर्म होगा, और जैसे जैसे आप सी के अंदर डीप जाते जाएंगे, वाटर जो होगा वो ठंडा होता जाएगा। द वाटर एट द surface of ocean gets heated by the heat of the sun and it attains a high temperature than the colder water at the deeper levels in the ocean. The energy available due to the difference in the temperature of water at the surface of the ocean and at deeper level, इसी को ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। और कई बार ये देखा गया है क्लास की ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का भी हो सकता है। ओशन थर्मल एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए, हार्नेस करने के लिए OTEC पावर प्लांट बनाए जाते हैं। जो वार्म सरफेस वाटर का होता है ओशियन का, उससे हम अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को बॉयल करते हैं, और जो हाई प्रेशर हैं वेपर्स ऑफ द लिक्विड, हाई प्रेशर वेपर्स है जो हमें बॉइलिंग से मिले हैं, फिर उनसे हम जनरेटर के जो ब्लेड्स हैं या टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको रोटेट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जो कोल्डर वाटर है डीपर ओशन में, उसको पंप करते हैं ऊपर, ताकि जो वेपर्स हैं उनको हम कूल कर सकें और दोबारा उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, और यही प्रोसेस बार बार किया जाता है। एक ग्रेट एडवांटेज जो है ओशन थर्मल एनर्जी की ये है कि इसे हम लगातार 24 आवर्स यूज़ कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज OTE यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी की ये है कि जब तक सी है तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको ये बात भी ध्यान में होनी चाहिए कि वेव एनर्जी, सी वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी दोनों की दोनों ऐसी फॉर्म्स हैं जिसमें सोलर एनर्जी ही अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, क्योंकि सन की वजह से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, टाइड्स एंड ऑल दैट, सन और मून की वजह से।
So another point to be noted is that though energy potential from the sea is very large, but its large scale exploitation is difficult at the moment. तो ये थोड़ी सी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है। क्लास अब बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी की। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो अर्थ की हीट से जो एनर्जी ऑब्टेन होगी उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी काफ़ी कम साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं। मेनली जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है। जय, यू रिमेंबर दैट गुरुद्वारा मणिकरण साहिब? जय, मिस्टर जय, आर यू देयर और नॉट? मनाली के पास एक गुरुद्वारा है बेटा, मणिकरण साहिब। सुना है आप लोगों ने नाम? मणिकरण साहिब में जो एज अ प्रसाद लंगर के तौर पे क्या जो है ना चावल सर्व किए जाते हैं, वहां पर कच्चे चावल है ना, मतलब एक कंटेनर में जैसे एक बोरी सी में भर के ना, उन्हें गर्म पानी के वहां पर हॉट स्पॉट्स है। एक मोबाइल में हॉट स्पॉट होता है, जैसे गर्म पानी के जो झरने हैं उसे यहाँ पर हॉट स्पॉट कहेंगे, उनमें रख दिया जाता है। वो फिर जब चावल पक जाते हैं तो वो डायरेक्टली लंगर में सर्व किए जाते हैं। मणिकरण साहिब, आई वेंट टू मनाली के से थोड़ा सा आगे है मणिकरण साहब, एक गुरुद्वारा है। उसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो डिफरेंट है, पर यहाँ पर जो साइंटिफिक स्टोरी है, माउंटेन्स में काफ़ी सारे हॉट स्पॉट्स होते हैं जहाँ से गर्म पानी आता रहता है, राइट? तो ऐसे हॉटस्पॉट ये जियोथर्मल एनर्जी की वजह से ही है, राइट? ये ध्यान रखना क्लास। श्रेया, कैन यू प्लीज रीड द एक्सट्रीमली हॉट रॉक्स फ्रॉम एंड ऑल दीज एडवांटेजेस? हाँ। The extremely hot rocks present below the surface of Earth heat the underground water and turn into steam. See figure 34. As more and more steam is formed between the rocks, it gets compressed to high pressure. A hole is drilled into the earth up to the hot rocks, and a pipe is put into it. The steam present around the hot rock comes up through the pipe at high pressure. This high pressure steam turns the turbine of a produce electricity generator to produce electricity. Sometimes two holes are drilled into the earth in a region of hot rocks, and two pipes are put into them. Cold water is pumped in through one of the pipes. This cold water is turned into steam by the hot rocks. The steam thus formed comes out through the other pipe and used to generate electricity. Yeah. Some of the advantages of using geothermal energy are as follows. It is economical to use geothermal energy. This is because the cost of electricity produced by using geothermal energy is almost half of that produced from conventional energy sources. Another advantage is that the use of geothermal energy does not cause any pollution, so it is a clean and environment friendly source of energy. Some of the disadvantages of geothermal energy are as follows. Geothermal energy is not available everywhere. It is available only in those areas where there are hot rocks near the earth's surface. Another disadvantage is that deep drilling in the earth to obtain geothermal energy is technically very difficult and expensive. थैंक यू बेटा। तो जो ये जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, एक्सट्रीमली हॉट रॉक्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। यही अंडरग्राउंड वाटर को हीट कर देते हैं जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम फॉर्म होगी इन रॉक्स के अंदर तो वो कंप्रेस होगी हाई प्रेशर पे, तो एक होल ड्रिल कर लिया जाता है अप टू द हॉट रॉक्स और उसमें एक पाइप डाल दिया जाता है और उस पाइप के सहारे ऐसे स्टीम निकाल ली जाती है। द हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर, और आगे आपको पता ही है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है जनरेटर। कई बार दो होल्स भी ड्रिल किए जाते हैं इन द रीजन ऑफ हॉट रॉक्स और दो पाइप्स डाले जाते हैं, एक में ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा पानी क्या करता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हॉट रॉक्स, तो जो स्टीम बाहर आती है दूसरे पाइप से वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होती है। पहले के समय में क्रूड ऑयल को भी कुछ ऐसे निकाला जाता था अर्थ से।
अब कुछ एडवांटेजेस यही हैं जियोथर्मल की, ये सस्ती है क्योंकि डायरेक्टली स्टीम ब्लेड ऑफ टरबाइन को रोटेट करवा देगी और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका भी जो कॉस्ट है वो लगभग थर्मल पावर प्लांट या हाइडल उसके मुकाबले आधा होता है। और ये कोई पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करता क्योंकि आप नहीं भी निकालोगे तो वैसे भी ये फ्यूम जो हैं वापस एटमॉस्फेयर में हमारे जाने ही जानी है। लेकिन एनर्जी हर जगह अवेलेबल नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में मणिकरण साहिब, मैंने बताया ना, वहीं पर देखा था हॉटस्पॉट और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी देखा था। ऐसे जहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज होंगे या वोल्केनिक इरप्शन के नियर जो एरिया होगा वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकती है, सिर्फ वहीं पर ही होती है अधिकतर। ऐसे मैंने बद्रीनाथ में एक और जगह देखा था, बद्रीनाथ में भी ना गर्म पानी के कुंड थे